औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजंस के हवाले से, टाइप्स ऑफ डिसीजंस के हवाले से डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम गोल्स ऑफ द फर्म के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जब एक फाइनेंशियल मैनेजर किसी भी कंपनी के अंदर अपॉइंट किया जाता है तो उसको किन किन गोल्स को अपने माइंड में मद्देनज़र रखकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गोल्स ऑफ फर्म में पहला जो गोल है वो है हमारी वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस इन द आई ऑफ बायर्स और इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड वैल्यू। Value creation consists on two major points. One is called maximize the shareholder wealth, and second is called the earning per share. Dear students, वैल्यू क्रिएशन को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यू है क्या। किसी भी बायर की नज़र में, किसी भी इन्वेस्टर की नज़र में आपके सेलर की जो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है उसे हम वैल्यू का नाम देते हैं। जैसे एक डॉक्टर की वैल्यू जो है वो उसके पेशेंट की नज़र में होगी, एक सेलर की वैल्यू उसके बायर की नज़र में होगी, एक टीचर की वैल्यू जो है वो उस टीचर के स्टूडेंट्स की नज़र में होगी। तो ये जो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है जो कि एक बायर की नज़र में हो, एक इन्वेस्टर की नज़र में हो या एक पेशेंट की नज़र में हो कि वो उससे कितने टाइम सर्विसेज लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर की नज़र में वैल्यू क्रिएट करने के दो तरीके हैं। उसमें पहला तरीकाकार क्या है? मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो शेयर होल्डर्स की दौलत है उसको मैक्सिमम किया जाए। और सेकेंड, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर उनको क्या अर्निंग पे की जा रही है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि आज का जो शेयर होल्डर है या स्टॉक होल्डर है वो डिविडेंड ओरिएंटेड नहीं है, उसे डिविडेंड का लालच नहीं है। वो कहते हैं कि मैं पैसा कंपनी को प्रोवाइड कर रहा हूं और कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग में क्या कर रही है? इजाफा कर रही है। तो अगर कंपनी उसके ऊपर मुझे डिविडेंड पे करती है तो का मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं है। मैं कंपनी को पैसा प्रोवाइड करूं, कंपनी मेरे ही पैसे को इस्तेमाल कर मुझे जो है वो क्या करती है? डिविडेंड पे करती है। अगर यही पैसा हम बैंक में सबमिट करवाएं, डिपॉजिट करवाएं, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ कब होगी? कि जब आपके शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स मौजूद हैं उनकी कीमतों में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो? इजाफा हो। आज मैंने अगर अपने शेयर होल्डर को 20 रुपए का शेयर खरीद के दिया है तो आने वाले वक्त में उसकी कीमत 40 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, 400 होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। ये जो इंक्रीज इन द वैल्यू है, इंक्रीज इन द प्राइसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ कहते हैं। जब ये कीमत बढ़ेगी, अंडरस्टूड बात है, अर्निंग पर शेयर खुद ब खुद क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर किसके इक्वल है? अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारी एक शेयर के ऊपर अर्निंग पता लग जाएगी कि हम अपने शेयर होल्डर को एक शेयर के ऊपर कितना कमा कर दे रहे हैं। तो याद रखें, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। When the price of share increases, earning per share also increases. जब when the price of share decreases, earning per share also decreases. तो जब आपकी कीमत में, शेयर की कीमत में इजाफा होगा, अंडरस्टूड बात है, शेयर होल्डर की अर्निंग पर शेयर में भी क्या होगा? इजाफा होगा। और जब आपकी जो शेयर होल्डर है उसकी कीमत में कमी होगी तो अर्निंग पर शेयर में भी क्या होगी? कमी होगी। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये तो हमें पता है कि अर्निंग अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं? हमारे माइंड में तो आउटस्टैंडिंग का लफ्ज आता है कि जो कि वाजिबुल अदा हो या वाजिबुल वसूल हो। कंपनी की सिनेरियो में नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से मुराद
वो शेयर्स हैं डियर स्टूडेंट जो कि हमने मार्केट में एक्चुअली इशू कर दिए, जो कि हमारी पब्लिक के पास मौजूद हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का नाम देंगे। तो बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स परचेज करके दूं जिसकी मार्केटेबिलिटी स्ट्रांग है, जिसकी आगे फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने का जो है वो 100% चांस है, और वही आपकी वैल्यू को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और आपके मैक्सिमम इन्वेस्टर इससे इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट हमारा जो गोल है वो है एजेंसी रिलेशनशिप। हमने 3 किस्म की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं, जिसमें एक हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है, दूसरी पार्टनरशिप, और तीसरी कॉर्पोरेशन है या जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे आप ब्रिटिश टर्म में कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप से मुराद हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मालिक और जिसका चलाने वाला एक ही शख्स होता है, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटर है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और बिजनेस को कंट्रोल भी कर रहा है, बिजनेस के इंतजाम भी चला रहा है। दूसरी जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनरशिप है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर आपस में मुत्तफिक हों कि कारोबार के मुनाफे को तकसीम करेंगे, मिलकर उस कारोबार को चलाएंगे, उनमें से कोई एक नुमाइंदा बनकर उस कारोबार को चलाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वही आपके बिजनेस को रन भी कर रहे हैं, बिजनेस को चला भी रहे हैं। लेकिन जब आपकी ओनरशिप और कंट्रोलिंग 2 सेपरेट पर्संस के पास हो, वहां पर कंफ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाता है। क्यों? वहां पर कंट्रोलर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें और अपनी बेनिफिट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें, जबकि जो दूसरी पार्टी, जो इन्वेस्टर हैं, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो कहते हैं कि जो हमने एम्प्लॉयज रखे हैं वो हमारे लिए मैक्सिमम काम करें, वो हमारी वेल्थ में क्या करें, इजाफा करें। तो अगर तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं फिर तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इकट्ठे हो गए तो यहां पर एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इस 2 पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमें एजेंसी रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा। एजेंसी रिलेशनशिप के अंदर 2 पार्टीज होंगी, एक प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट। प्रिंसिपल कौन है? ऑनर, शेयर होल्डर, जो कि आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा एजेंट कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन की ये फीचर है कि जो आपके कंट्रोलर है वो बिजनेस के ऑनर नहीं बन सकते, जो बिजनेस के ऑनर है वो बिजनेस के कंट्रोलिंग फंक्शन को नहीं परफॉर्म करेंगे। तो यहां पर जो आपके शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों के रिलेशन को शो करने के लिए, इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए हमें एक थियरी पढ़ना पड़ती है जिसे हम कहते हैं एजेंसी थियरी। एजेंसी थियरी बेसिकली अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एम्फसाइजेस द रिलेशन ऑफ शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, कि आपके शेयर होल्डर्स का, आपकी कंपनी के ओनर्स का अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अपने जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है, वन मैन अथॉरिटी है या कलेक्टिवली टीम के साथ, टीम बेसिस के ऊपर वर्क किया जाता है। तो अगर तो आपके दरमियान रिलेशनशिप कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो हमें किसी किस्म का कोई जो है वो क्या है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने क्या करना है, खत्म करना है थ्रू एजेंसी रिलेशनशिप। और वो कैसे होगा कि अगर आपके शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो बेनिफिट हासिल करे तो उसके लिए पहले उसे बेनिफिट देना पड़ेगा। आप अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे तो आपका एम्प्लॉय आपको बेनिफिट देगा। तो यहां पर एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एजेंसी कॉस्ट का नाम देते हैं, जो कि बोनस की शक्ल में भी हो सकती है, अलाउंसेस की शक्ल में भी हो सकती है, इन सैलरी इंक्रीमेंट की शक्ल में भी हो सकती है।
किसी अकोमोडेशन की सूरत में भी हो सकती है कि आपके ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी के पूरे सिस्टम को चलाना है, जिन्होंने आपके इस ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ के ऊपर काम करना है, जिन्होंने वैल्यू को क्रिएट करना है, उनको जब तक आप बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेंगे वो कभी भी मोटिवेशन के जरिए आपके लिए काम नहीं कर सकते। तो लिहाजा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से काम लेने के लिए, इफेक्टिव काम लेने के लिए शेयर होल्डर्स को उनको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। वो बेनिफिट्स जो है उन्हें हम क्या कहेंगे, टेक्निकल टर्म के अंदर एजेंसी कॉस्ट पेयर का नाम देते हैं। ये एजेंसी कॉस्ट इस एजेंसी रिलेशनशिप को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है और हमारी वैल्यू को क्रिएट करने में हमारी क्या करती है, मदद देती है। तो हमने बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनके दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप कायम करना है जिससे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी किसी किस्म का नुकसान ना और हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनको भी किसी किस्म का नुकसान ना हो। और ये किस तरीके से किया जाएगा, जब आप एजेंसी कॉस्ट जो है वो क्या करेंगे, बेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट, तीसरा जो हमारा गोल है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ये पढ़ा तो है कि हमारी जो है वो एजेंसी रिलेशनशिप को स्ट्रांग होना चाहिए, हमने वैल्यू को क्रिएट करना है शेयर होल्डर्स की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स के जो वेल्थ है उसको बढ़ाना है। लेकिन ये तमाम काम करते वक्त हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मद्देनजर रखना है कि हमारे किसी भी डिसीजन से हमारे इर्द गिर्द के रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। माशरे के अंदर हमारी किसी भी एक्टिविटी से कोई भी शख्स उससे जो है वो क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो। क्यों, जो हमारी कंपनी से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स का नाम देते हैं। और उन स्टेक होल्डर में हमारा अपना शेयर होल्डर भी शामिल होता है। तो यहाँ पर हमने पहला तो हमने गोल पढ़ा है कि मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, वैल्यू क्रिएशन। तो अगर हम अपने इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा डिसीजन जो हम गलत ले लें और उससे हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। इसलिए किसी भी किस्म के डिसीजन से पहले हमने अपने स्टेक होल्डर को अपने माइंड में रखना है कि हमारी कंपनी के किसी भी डिसीजन से हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो और हमारे माशरे के अंदर जो है वो हमारी कंपनी वो बेनिफिशियल कंपनी साबित हो, उससे किसी किस्म को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने गोल्स ऑफ द फर्म के अंदर 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें पहला वैल्यू क्रिएशन था, दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो था एजेंसी रिलेशनशिप और तीसरा हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।